Assalamu alaikum. Hello students, how are you? Today we'll see lesson number 11 of compiler construction. But before starting today's lecture, let's have some review of previous lecture. A token is a pair consisting of a token name and an optional attribute value. तो टोकन बेसिकली एक ऐसा पेयर है जिसमें दो चीजें हमारे पास होती हैं. फर्स्ट इज नेम, token name and its attribute values. जो कि ऑप्शनल है. दिस पार्ट इज ऑप्शनल कि इट इज नॉट नेसेसरी कि हर वक्त किसी न किसी टोकन की कोई एट्रीब्यूट हो. सेकेंड थिंग, अ पैटर्न इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द फॉर्म दैट द लेक्सीम्स ऑफ अ टोकन में टेक. पैटर्न वो चीज है जो कि डिस्क्रिप्शन होती है कि ऐसी फॉर्म की जो कि लेक्सीम ले सकती है. मीन्स के एक लेक्सीम को हमने आइडेंटिफाई करना होता है कि ये किस पैटर्न को मैच कर रही ताकि हम उसको उस पर्टिकुलर कैटेगरी में फिट कर सकें. सपोज अगर वो रिजर्व वर्ड है या वो कोई आइडेंटिफायर है. सेकंड, क्या वो ऐसा आइडेंटिफायर है जो ऑलरेडी उसमें बिलोंग करता है सिंबल लेवल में. तो एक पैटर्न है जिसे हमने मैच करना है. In the case of a keyword as a token, the pattern is just the sequence of the characters that form the keyword. For example, then ये एक keyword है तो suppose तो इसका जो token होगा वो also एक keyword, उसका लेक्सीम भी keyword ही होगा. इसमें कोई change नहीं आएगी. A lexeme is a sequence of characters in the source program that matches the pattern for a token and is identified by the lexical analyzer as an instance of that token. For example, मैं declare करता हूँ integer result. तो इसमें जो token है that is ID, क्योंकि ये एक identifier है. जो लेक्सीम है दैट इज रिजल्ट, और जो इसकी एट्रीब्यूट वैल्यू है वो इसकी टाइप है दैट इज इंटीजर. ये एक एट्रीब्यूट वैल्यू है और भी इसकी एट्रीब्यूट वैल्यू जैसे एड्रेस कहाँ पे स्टोर है एंड मैनी अदर एट्रीब्यूट वैल्यूज वी कैन बी टेक एंड राइट इन द सिंबल टेबल. तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन टोकन, पैटर्न एंड लेक्सीम. देन Array is a sequence of characters that forms a search pattern mainly for use in pattern matching with strings. ये क्या कहता है? Sequence of a character that forms a search pattern. Basically array एक ऐसा search pattern हमें provide कर देता है कि हम उस pattern से match कर करके input strings को ये decide करते हैं कि either it's the part of that language जिसका regular expression or not. The idea is that the regular expressions of an alphabet consist of the alphabet and expression using union, concatenation, clean closure, but it takes some more things to include in it to complete its definition. लेकिन अभी तक हमारे लिए it's more than enough कि regular expression जो है वो एक alphabet की repetition है और ये ऑपरेटर्स जो हैं उसमें यूज होते हैं. Each regular expression R denotes a language LR which is also defined recursively from the language. Language is denoted by regular expressions, sub expressions के जो उसके sub expression से भी हम denote कर सकते हैं. Transition diagrams. Transition diagram एक ऐसा intermediate step है जो कि उस फ्लो को, जो कि पैटर्न का फ्लो है, उसको विजुलाइज कर देता है हमारे सामने. मीन्स कि उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक फ्लो चार्ट बन जाता है. उस फ्लो चार्ट की मदद से हम डिसाइड कर लेते हैं कि जो इनपुट स्ट्रिंग है उसको रन करके उस फ्लो चार्ट के ऊपर इज इट द पार्ट ऑफ लैंग्वेज और नॉट. ट्रांजिशन डायग्राम्स हैव अ कलेक्शन ऑफ नोड्स और सर्कल्स कॉल्ड स्टेट्स. तो इसमें कुछ सर्कल्स इन्वॉल्व होते हैं जिनको हम स्टेट्स कहते हैं. एंड देन देयर आर एजेस जो कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक पहुंचाता है. इन एजेस को हम लेबल करते हैं फ्रॉम इनपुट कैरेक्टर्स एंड
edges are directed from one state to another into each label is labeled by a symbol or a set of symbols means कि A सिंगल भी हो सकता है या जितने भी हमारे पास हैं इसमें हम डिफरेंट कम्बिनेशन यूज कर सकते हैं. नाउ वी आर सीइंग द ट्रांजिशन डायग्राम फॉर रिलेशनल ऑपरेटर कि जो हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर हैं, हमारे पास जो रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं वो हैं लेस देन, नॉट इक्वल टू, लेस देन एंड इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, यानी कि जो इक्वालिटी चेक करता है कि आया 2 इज इक्वल टू 2 और नॉट. ये ट्रांजिशन डायग्राम है, इसमें ये चीजें स्टेट्स हैं जो जितने सर्कल्स हैं. डबल सर्कल रिप्रेजेंट्स फाइनल स्टेट. डबल सर्कल जो है फाइनल स्टेट को रिप्रेजेंट करता है. लेट्स सपोज अगर मेरे पास जो मेरे पास एक्सप्रेशन आया है दैट इज जो स्ट्रिंग आई है वो इस ऑपरेटर को मैंने आइडेंटिफाई करना है, रिकॉग्नाइज करना है. तो मैं क्या करूंगा, पहली जो लूंगा 0 से 1 और इसको यूज किया, देन 1 से 2 और इसको यूज किया. तो ये पैटर्न बनेगा जो मैच होगा तो मेरा डिजायर्ड आउटपुट मिल जाएगा. सिमिलरली इसी तरह हम डिफरेंट जो हैं इसमें रिलेशन ऑपरेटर उनके लिए हम इसको यूज कर सकते हैं. देन वी सॉ द ट्रांजिशन डायग्राम फॉर टोकन नंबर. इससे हमने 2-3 नंबर्स भी जनरेट करके देखे थे जो कि एग्जैक्टली जनरेट हो गए थे. अब हम इस तरह करते हैं, एग्जांपल के तौर पे एक चीज जनरेट करते हैं 16A. अब हमने चेक करना है कि कहीं ये चीज तो जनरेट नहीं हो रही हमारी ट्रांजिशन डायग्राम से, बिकॉज इट्स नॉट अ नंबर. इसमें अल्फाबेट इंक्लूड हो गए, ये नंबर नहीं है. सो हम स्टार्ट करते हैं 12 से. 12 स्टेट से मूव किया डिजिट के जरिए विच इज 1, डिजिट के जरिए मूव किया 13 स्टेट पे, 13 स्टेट से डिजिट के जरिए मूव किया इसी स्टेट पे वापस विच इज 6. अब यहां से मुझे कोई ऐसा एज चाहिए जो आउटवर्ड यहां से आउट हो रहा हो और किसी दूसरी स्टेट पे जा रहा हो जो कि ए से जिसका लेवल ए हो. तो मैं चेक करता हूं कितने आउटगोइंग एजेस हैं. 1 2 3 4 आउटगोइंग एजेस हैं. ये है डिजिट. ए डज नॉट बिलोंग टू डिजिट. डॉट ए डज नॉट बिलोंग टू डॉट. नल ए डज नॉट बिलोंग टू नल. अदर ए बिलोंग्स टू अदर. बट इस रेफरेंस में जब हम यहां तक पहुंचेंगे तो हमारे पास ए नहीं है सिंबल पे. इट मीन्स कि जो नंबर है वो 16 तो है, दैट इज अ वैलिड नंबर, लेकिन ए इज नॉट वैलिड नंबर. तो ये जो 16 तक होगा उसको डिक्लेयर कर देगा, मीन्स कि इस पार्ट को नंबर डिक्लेयर कर देगा लेकिन इसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा. Then we saw finite automata. FAs are like graphs in transition diagrams, but they simply decide if a sentence input string is in the language or not. For example, कि जिस तरह हमने ट्रांजिशन डायग्राम देखी, इसमें हम इसके साथ कुछ ऑपरेशंस भी कंकैटिनेट कर देते हैं कि अगर फाइनल हो जाए तो रिटर्न कर दे रिलेशन ऑपरेटर लेस देन इक्वल टू, एंड जिस तरह जो फाइनल होता है उसको रिटर्न करता है. इनफिनिट ऑटोमेटा हमारे पास ऐसा कोई एक्शन नहीं होता परफॉर्म करने के लिए. सो फिनिट ऑटोमेटास आर सिंपल रिकॉग्नाइजर्स. दे सिंपली से यस और नो अबाउट ईच पॉसिबल इनपुट स्ट्रिंग जो हम उसको एज अ इनपुट देते हैं. डीएफए हैव नाउ देयर आर 2 टाइप ऑफ फिनिट ऑटोमेटा. फर्स्ट इज डीएफए एंड सेकंड इज एनएफए, जिसको हम कुछ भी नंबरिंग कर सकते हैं. डीएफए have for each state, for each symbol of its input alphabet exactly 1 edge. यानी कि अगर मैं सपोज करूं कि मेरे पास 2 इनपुट अल्फाबेट्स हैं तो डीएफए में मेरे पास एग्जैक्टली 2 एजेस होंगे जो कि सेम स्टेट पे भी जा सकते हैं
इन केस ऑफ एनएफए। लेकिन डीएफए के अंदर दो सेपरेट एजेस होंगे विद दैट सिंबल लीविंग दैट स्टेट, कि मीन्स कि दो डिफरेंट सिंबल्स के साथ ये उस एज को जो है, उस स्टेट को जो है ये लीव कर रहा है, यानी कि जो भी हमारी ये एस स्टेट है, S1 इसको कह लें, S2 और S3, ऐसे भी हो सकता है कि इधर चला रहे, दोनों एक पर चला जाए, इट्स ओके। लेकिन मतलब इसका ये है कि ये दो इंडिपेंडेंट एजेस होंगे जो हर इनपुट अल्फाबेट के लिए होंगे फ्रॉम ईच स्टेट। सो इफ यू नो द नेक्स्ट सिंबल एंड द करंट स्टेट, द नेक्स्ट स्टेट इज डिटरमिन्ड। कि अगर हमें पता हो कि हमारा इनपुट सिंबल ए है और ये हमारी करंट स्टेट है, तो हमें पता होगा कि हमने इसके बाद S2 पे ही जाना है। ये नहीं हो सकता कि ए के S2 पे जा रहा हो और ए के S4 पे जा रहा हो, ये डीएफए में नहीं होता। NFA has no restrictions on the labels of their edges. A symbol can label several edges out of the same state and null the empty string is a possible label. Means लास्ट एग्जांपल को अगर हम देखें तो हमने दो एज बनाए थे जो A और B थे। इसमें मेरे पास ये हो सकता है कि A के S1 पे जा रहा है, एक S2 पे जा रहा है एंड S0, और एक A जो है और वो S3 पे जा रहा हो। इट कैन बी पॉसिबल इन NFA। DFA में ये चीज पॉसिबल नहीं है, उसमें एक ही एज होगा किसी एक इनपुट अल्फाबेट के लिए, किसी एक स्टेट से जो उससे बाहर निकल रहा है। हाँ, ये हो सकता है कि जहां पे इनकमिंग हो रही है वहां पे दो एज आ रहे हो, तीन एज आ रहे हो किसी एक स्टेट से या डिफरेंट नंबर ऑफ स्टेट से। मींस इन DFA इट इज पॉसिबल कि A भी इसी पे आ रहा हो और B भी इसी पे आ रहा हो, इट्स ओके इन DFA एंड NFA एज वेल। इन दोनों ऑटोमेटास को बेसिकली हम रिकॉग्नाइजर्स के तौर पे ही यूज करते हैं फॉर सम लैंग्वेज। देन लास्ट में हमने ट्रांजिशन डायग्राम देखी थी जो हमने इस NFA के लिए डिजाइन किया था, जो ये हमारा इस रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए ये NFA, दिस इज अ रेगुलर एक्सप्रेशन एंड दिस इज इट्स NFA। और देन हमने इस NFA से ट्रांजिशन डायग्राम बनाई थी, ट्रांजिशन टेबल ड्रॉ किया था कि 0 से A पे 0 पे जा रहा है एंड 1 पे जा रहा है, सो देयर आर टू स्टेट्स एंड सिमिलरली ऑल एंट्रीज हमने की थी। सो नाउ वी स्टार्ट टुडेज लेसन। आज हम देखेंगे कि एक्सेप्टेंस ऑफ इनपुट स्ट्रिंग्स बाय ऑटोमेटा, के ऑटोमेटा कैसे एक्सेप्ट करता है इनपुट स्ट्रिंग को। DFA को चेक करेंगे कि वो कैसे क्रिएट होता है, देन सिमुलेटिंग अ DFA। एट द एंड हम RE को कन्वर्ट करेंगे इसके अंदर, ऑटोमेटा के अंदर, और कन्वर्जन ऑफ एन NFA टू DFA, एक NFA से DFA भी कन्वर्जन करेंगे। Acceptance of input strings. An FA accepts a string if the symbol of the string specify a path from the start to an accepting state or final state. हम चूंकि फाइनल स्टेट की टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं, तो एक्सेप्ट उस वक्त करेगा एक स्ट्रिंग को जब वो स्टार्ट से स्टार्ट होके एक फाइनल स्टेट तक पहुंचे। इट मीन्स कि उसने उस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर लिया। These symbols may specify several paths, some of which leads to accepting states and some that don't. Last lesson में भी हमने दो स्ट्रिंग्स अप्लाई की थी उसके ऊपर, उसको आज भी हम इन डेप्थ देखेंगे कि किस तरह एक स्ट्रिंग फाइनल स्टेट तक पहुंच जाती है, किस तरह डिफरेंट पाथ्स यूज करते हुए वो ही स्ट्रिंग फाइनल स्टेट तक नहीं पहुंचती। सो इन केस ऑफ NFA वन सक्सेसफुल पाथ इज एनफ, कि अगर एक भी सक्सेसफुल पाथ मिलता है तो हमारा रिजल्ट ओके होगा। इफ एन एज इज लेबल्ड नल देन इट कैन बी टेकन फॉर फ्री, मीन्स के नल को हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। इसी ट्रांजिशन डायग्राम को रिकंसिडर करें तो हम देखेंगे कि किस तरह इस इनपुट स्ट्रिंग को हम पहले एक पाथ देंगे, देन हम उसको दूसरा पाथ देंगे। ये ट्रांजिशन डायग्राम बेसिकली इस RE के लिए थी।
सबसे पहले जो हम पाथ इसमें देखेंगे स्टार्ट से, तो ये स्टार्ट होगा हमेशा। उसके बाद हमारे पास ए है, तो ए को हम जनरेट करेंगे इससे, यानी कि 0 स्टेट से ए पे जाने के लिए हमने फिर 0 स्टेट पे पहुंच गए। देन हमने सेकंड ए से हम 1 स्टेट पे चले गए। देन बी से हम 2 स्टेट पे चले गए, एंड देन बी से हम फाइनल स्टेट पे चले गए, विच इज थर्ड। तो एक तो ये इसकी जो ट्रेवर्सिंग है इस इनपुट स्ट्रिंग की, जो कि हमें फाइनल स्टेट तक लीड कर रही है। दिस इज एन एक्सेप्टेबल स्ट्रिंग चूजिंग दिस पाथ। जब हमने इस पाथ को चूज किया तो हमारी स्ट्रिंग एक्सेप्टेबल हो, जो कि एग्जैक्टली ये पाथ था जिसको अभी हमने बिल्ड किया, कि इसमें हमने 0 से, जब हमारे पास इनपुट ए आया ऑन स्टेट 0, हमने जो पाथ यूज किया वो लूपिंग था, दोबारा 0 स्टेट पे, देन हमने 1 पे, एंड देन 2 पे, एंड देन एट फाइनल स्टेट। तो ये पाथ एक्सेप्ट हो गया। इसी ट्रांजिशन डायग्राम के अंदर एक और पाथ है जो लीड कर रहा है। अब हम देखते हैं कि वो पाथ कौन सा है। स्टार्ट इज द सेम 0। अब हमने ए से दोबारा 0 पे गए। अब हमारे पास जो नेक्स्ट इनपुट है दैट इज ए। अब हमने ए से डिसाइड करना है कि किस पे जाना है, तो अगेन मैं इसी पाथ को चूज कर रहा हूं, क्योंकि ये लूप में है, इसको मैं जितनी दफा चाहूं यूज कर सकता हूं। ए फिर 0। अब इसके बाद मेरे पास बी है, बी मेरे पास अगेन लूप में है इसके अंदर, तो मैं यहाँ पे अगेन बी यूज कर रहा हूं और इसी स्टेट पे वापस। देन मेरे पास इनपुट जो है इट इज अगेन बी। बी के लिए मैं फिर इसी लूपिंग स्ट्रक्चर को और अगेन ए पे। अब मेरे पास इनपुट स्ट्रिंग एंड हो गई है, लेकिन मैं यहाँ पे एक ऐसी स्टेट में हूं विच इज नॉन फाइनल स्टेट। तो इस पाथ को चूज करके, अगर मैं इस पाथ को चूज करूं तो ये मेरी स्ट्रिंग एक्सेप्टेबल नहीं है। तो दिस पाथ लीड्स टू स्टेट 0 which is not accepting. NFA only accepts a string as long as some path labeled by that string leads from the start state to an accepting state or final state. ये चीज हमने पहले डिसाइड कर ली है कि NFA की एक्सेप्टेंस को हम, NFA तभी उसको एक्सेप्ट करेगा जब वो स्टार्ट से स्टार्ट होके एक प्रॉपर पाथ फॉलो करके एंड तक नहीं पहुंच जाता या फाइनल स्टेट तक नहीं पहुंच जाता। So the existence of other paths leading to a non-accepting state is irrelevant, कि NFA के अंदर हम उसको कंसिडर नहीं करते। Now we will see DFA. A deterministic finite automata is a special case of an NFA where there are no moves on input null, यानी कि null के ऊपर कोई उसकी move नहीं है। For each state S and input symbol A, there is exactly one edge out of that state labeled A, यानी कि जिस इनपुट के लिए हम वो एज ले रहे हैं exactly A की आउटपुट उससे जाएगी और वो वहां पर जो भी किसी नेक्स्ट स्टेट पे जा रही। If we are using a transition table to represent a DFA, then each entry is a single state. ये इस चीज को अगर हम विजुलाइज करना चाहें, इस लाइन को जो भी हमने स्टडी किया, तो यहाँ पे हमारे पास जो स्टेट्स थी दैट आर नॉट अ सिंगल स्टेट, देयर आर 2 स्टेट्स। तो इन केस ऑफ DFA हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल स्टेट होगी ट्रांजिशन टेबल के अंदर किसी भी स्टेट के लिए, किसी एक इनपुट अल्फाबेट के लिए। सो वी मे देयरफॉर रिप्रेजेंट दिस स्टेट विदाउट द कर्ली ब्रेसेस दैट वी यूज टू फॉर्म सेट्स। तो जाहिर बात है जब हमारे पास एक ही स्टेट होगी तो उसके लिए हमें सेट की जरूरत नहीं है। NFA is an abstract representation of an algorithm to recognize the strings of certain language, but the DFA is a simple concrete algorithm for recognizing strings. ये डिफरेंस भारत में है, ये privilege DFA को है उसके ऊपर। It is fortunate indeed that every RE and every NFA can be converted to DFA accepting the same language. तो
ये बेनिफिट है हमें कि अगर हम किसी आरई का डायरेक्ट डीएफए नहीं जनरेट करते, अगर हम उसका एनएफए जनरेट कर लेते हैं, तो हमारे पास ऐसा मैकेनिज्म मौजूद है जो उस आरई को या उस एनएफए को डीएफए में कन्वर्ट कर देता है। अब हम एक एल्गोरिदम देखेंगे जो क्या करता है, डीएफए के ऊपर अप्लाई होता है उसको कोई भी स्ट्रिंग जो है चेक करने के लिए। इनपुट स्ट्रिंग एक्स, इसकी इनपुट क्या है, एक्स एक स्ट्रिंग है टर्मिनेटेड बाय एन एंड ऑफ फाइल, यानी कि EOF सिंबल से टर्मिनेट हुई है, जो कि आगे मेंशन है। डीएफए डी, उसको एक डीएफए इनपुट देते हैं विद स्टेट एसओ, एक्सेप्टिंग स्टेट्स हैं और ट्रांजिशन फंक्शन मूव है। आउटपुट क्या है, डीएफए में हमने जिस तरह लास्ट देखा कि आउटपुट वो सेम है, हमें यस देगा या नो देगा। अगर तो वो एक्सेप्ट हो जाती है तो यस, अगर नहीं एक्सेप्ट होती तो नो। सो दिस इज द मेथड जो कि ये काम करता है। S इज इक्वल टू S नॉट, यानी कि स्टार्ट स्टेट से हम स्टार्ट करेंगे। C इज इक्वल टू नेक्स्ट करेक्टर के, जो भी इस इनपुट के अंदर नेक्स्ट करेक्टर है, जब तक एंड ऑफ फाइल नहीं हो जाता। S इज इक्वल टू मूव, हम उसको अगेन मूव के फंक्शन को कॉल करते हैं, जो क्या करता है, मूव कर देता है स्टेट को उस प्रॉपर इनपुट करेक्टर के साथ, और C जो है वो नेक्स्ट करेक्टर के साथ हम मूव कर देते हैं जब अगर ये मूव उसको मिल जाती है तो। अगर एट द एंड जो S है, जो स्टेट है, वो फाइनल या जो हमारे पास फाइनल स्टेट्स है उस सेट से बिलोंग करती है तो हम यस रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज हम नो रिटर्न कर देंगे। इसकी प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन हम देखते हैं कि किस तरह ये फंक्शन काम करता है। द फंक्शन मूव SC गिव, ये फंक्शन जो है ये क्या करता है, gives the state to which there is an edge from state S on input C, यानी कि उस पर्टिकुलर इनपुट करेक्टर के लिए वो स्टेट का अगर कोई एज है तो ये फंक्शन उसको वहां पे मूव कर देता है नेक्स्ट स्टेट पे। नेक्स्ट करेक्टर क्या करता है, सिंपली जो इनपुट हमारे पास है उसके नेक्स्ट करेक्टर को पॉइंट करने लग जाता है। सो जो ऑलरेडी एग्जांपल हम देख रहे हैं ये उसी का ट्रांजिशन डायग्राम है। ट्रांजिशन ग्राफ ऑफ अ डीएफए एक्सेप्टिंग द लैंग्वेज सेम एज दैट एक्सेप्टेड द एनएफए। अब ये लैंग्वेज, ये डीएफए जो है फिनिट ऑटोमेटा जो है, जिसको हम इन शॉर्ट एफए भी कहते हैं, उस एनएफए की एक फॉर्म है जिसके अंदर हमने इसको हम कन्वर्ट करना देखेंगे कि एनएफए से हमने कैसे डीएफए करना, लेकिन दिस इज अ डीएफए। अब डीएफए की दो खूबियां थी या दो प्रॉपर्टीज थी। फर्स्ट कि उसके एजेस यूनिक होंगे और हर स्टेट से जितने इनपुट अल्फाबेट्स हैं उतने एज आउट हो रहे होंगे और कोई नल ट्रांजिशन नहीं होगी। सो पहले हम इन प्रॉपर्टीज को इसके ऊपर चेक करते हैं कि आया ये दोनों प्रॉपर्टी कहीं वायलेट तो नहीं हो रही। अगर हो रही है तो देन इट इज नॉट अ डीएफए। दिस इज आवर स्टार्ट स्टेट और हमारे पास इनपुट अल्फाबेट्स जो हैं इस एग्जांपल में वो दो हैं, दैट इज। तो इससे अब हमने दो एज चेक करने हैं जो आउट हो रहे हों फॉर ईच ऑफ द अल्फाबेट। ए के लिए एक आउट हो रहा है और एक बी के लिए आउट हो रहा है। अब हम नेक्स्ट स्टेट पे आ रहे हैं। इससे हमने दो चेक करने हैं जो दोनों इनपुट अल्फाबेट्स के लिए एजेस आउट हो रहे हैं। ये ए के लिए आउट हो रहा है और ये बी के लिए आउट हो रहा है। तो इट्स दिस स्टेट इज ओके, दिस स्टेट इज ओके। देन थर्ड स्टेट, इसके लिए भी एक ए के लिए आउट हो रहा है और एक बी के लिए आउट हो रहा है। सो दिस स्टेट इज आल्सो ओके। एंड फाइनल स्टेट पे भी यही रूल, एक ए के लिए हो रहा है एंड दूसरा बी के लिए। सो दिस स्टेट इज आल्सो ओके। और दूसरा, इस पूरे डीएफए में कोई नल ट्रांजिशन नहीं है। सो दिस इज एन ट्रू डीएफए, जो कि हर लिहाज से करेक्ट डीएफए है, कोई इसमें एरर नहीं है। RE to automata. The regular expression is the notion of choice for describing lexical analyzers and other pattern processing software. तो ये बेसिकली एक चॉइस है, रेगुलर एक्सप्रेशन जो है किसी भी पैटर्न प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के लिए हम इसको यूज कर लें। Implementation of that software requires the simulation of a DFA or perhaps simulation of an NFA. NFA often has a choice of move on an input symbol or on null, or even a choice of making a transaction null on or on a real input symbol. तो ये सारी ऑप्शंस जो है NFA एंजॉय कर सकता है, DFA इसको एंजॉय नहीं कर सकता। So its simulation is less straightforward than for a DFA. तो
ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हम NFA को पहले DFA में कन्वर्ट कर लें ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो उसकी पैटर्न प्रोसेसिंग के दौरान, और बार बार हमें पैटर्न को प्रोसेस ना करना पड़े। कन्वर्जन ऑफ NFA टू DFA। अब हम NFA की जो हमने स्टार्ट में बात की इसकी कन्वर्जन देखेंगे DFA के अंदर। The general idea behind the subset construction of is that each state of the constructed DFA corresponds to a set of NFA states। तो बेसिकली NFA की जितनी टोटल स्टेट्स हैं उनका जो सेट बनाएंगे वो किसी एक स्टेट को DFA को वो उसके साथ लिंक हो रहा होगा या उसको correspond कर रहा होगा। प्रोसीजर इज वेरी सिंपल। इनपुट एन NFA और आउटपुट एक DFA, एक्सेप्टिंग द सेम लैंग्वेज एज NFA। यानी कि एक NFA हमने N लिया, DFA D जनरेट होगा जो कि सेम लैंग्वेज को एक्सेप्ट करेगा जो N का है, क्योंकि हम सिंपल कन्वर्जन कर रहे हैं, लैंग्वेज को चेंज नहीं कर रहे। सो वी कंस्ट्रक्ट अ ट्रांजिशन टेबल DTran फॉर D। हम DTran के लिए एक बेसिकली ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे जिस टेबल को देख के फिर हम DFA बनाएंगे, और वो जो टेबल बनाएंगे वो हम बनाएंगे फ्रॉम NFA। Each state of D is a set of NFA states and construct DTran, so D will simulate in parallel all possible moves N can make on a given input string। तो इस चीज को हम थोड़ा एलेबोरेट करते हैं एग्जांपल की मदद से कि क्या चीज होगी, लेकिन इससे पहले थोड़ी सी डेफिनेशन देख लें। फर्स्ट इश्यू इज टू डील विद नल ट्रांजैक्शंस ऑफ N प्रॉपरली। तो पहली चीज जो है NFA के अंदर वो जो जिस चीज को हम देखेंगे वो है नल ट्रांजिशंस। Definition of several functions that describe basic computations on the states of N that are needed in the algorithm are described below। इसमें जो ऑपरेशंस हम परफॉर्म करेंगे वो ये तीन ऑपरेशंस होंगे। पहला क्लीन क्लियर ऑन स्टेट S, सेट ऑफ, ये स्टार्ट में सेट ऑफ NFA states reachable from NFA state S ऑन नल ट्रांजैक्शन अलोन। यानी कि स्टार्ट स्टेट जो होगी S हमारे पास बेसिकली स्टार्ट स्टेट है। स्टार्ट स्टेट से हमने वो तमाम स्टेट्स लेनी है जो कि नल ट्रांजिशन के जरिए उसको मिल रही। देन नल क्लोजर ऑफ, क्लीन क्लोजर ऑफ T। T क्या चीज है? सेट ऑफ NFA स्टेट्स रीचेबल फ्रॉम सम NFA स्टेट S इन सेट T। यानी कि उस T में जो NFA जितनी स्टेट्स हैं उन सब से ऑन नल ट्रांजिशंस अलोन, और यूनियन क्या है? जितने इनपुट अल्फाबेट कैरेक्टर्स जो उसे निकल रहे हैं इन T। देन मूव T है, यानी कि अगर कोई अल्फाबेट कैरेक्टर हमें मिलता है तो उसमें हम मूव का फंक्शन वही है जो हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं। S जो है वो सिंगल स्टेट स्टार्ट स्टेट है N की बेट। T इज अ सेट ऑफ स्टेट्स ऑफ N, कि T एक सेट है पूरा जो स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। इसको थोड़ा सा हम आगे एग्जांपल की मदद से क्लैरिफाई करने की कोशिश करते हैं कि ये एग्जैक्टली हो क्या रहा है। फर्स्ट स्टेप जो है इज अ बेसिस बिफोर रीडिंग द फर्स्ट इनपुट सिंबल N कैन बी इन एनी ऑफ द स्टेट्स ऑफ नल क्लोजर वेयर S0 इज द स्टार्ट स्टेट। इंडक्शन में हम क्या करेंगे? सपोज दैट N कैन बी इन सेट ऑफ स्टेट्स T आफ्टर रीडिंग इनपुट स्ट्रिंग X। फर्स्ट थिंग इज इफ इट next reads input A, then N can immediately go to any of the states in move TA। then ये second clause है कि null transitions जो हैं वो भी साथ साथ हम इसमें include कर सकते हैं। यहां से हम start करेंगे। Let us consider the following transition graph which is an NFA that accepts the string satisfying the regular expression। इस रेगुलर एक्सप्रेशन को ये सेटिस्फाई करता है और जो अल्फाबेट्स हैं वो ये हैं। अब इस ग्राफ को, इस NFA को हमने कन्वर्ट करना स्टार्ट करना है। द स्टार्ट स्टेट ऑफ D इज अ सेट ऑफ N स्टेट्स दैट कैन रिजल्ट व्हेन N प्रोसेसेस द एम्प्टी स्ट्रिंग नल। सबसे पहले हमने जो हमारे एल्गोरिदम के अंदर जो पहला स्टेप था कि हमने नल क्लोजर के लिए जो बेसिक परफॉर्म जो क्लीन क्लोजर लेना है वो नल के लिए लेना। दिस इज कॉल्ड द नल क्लोजर, क्लीन क्लोजर ऑफ द स्टार्ट स्टेट ऑफ SO ऑफ N
एंड कंसिस्ट ऑफ दोज n स्टेट्स, n मींस NFA, उन स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है जो कि रीचेबल है जीरो बाय फॉलोइंग द एजेस विद नल। बहुत सिंपल है, अगर इसको मैं थोड़ा सा एलेबोरेट करूँ क्योंकि इसकी जो टर्मिनोलॉजी इसमें यूज है थोड़ा कंफ्यूज कर देती है। मींस स्टार्ट स्टेट से जो नया सेट बनेगा स्टेट्स का वो उसमें वो स्टेट्स होंगी कि जो स्टार्ट से नल के जरिए हम जिस स्टेट पे पहुंच सकते हैं वो स्टेट हम इंक्लूड कर देंगे उस सेट में जो इस पहले बेसिक स्टेप के नतीजे में बनेगा। उस चीज को हम कहेंगे कैलकुलेशन ऑफ क्लीन क्लोजर ऑफ जीरो। जीरो इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट, स्टार्ट स्टेट। इस सेट को हम आसानी के लिए D0 भी कहेंगे क्योंकि जो DF है उसकी पहली स्टेट बन जाएगी। अब हम यहां पे स्टार्ट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ D0 मींस के क्लीन क्लोजर ऑफ S0। अब हमने देखना है यहां पे मैं उन सेट के D0 क्योंकि इसका मैंने नाम रख लिया इस सेट का। अब यहां पे मैं उन स्टेट्स के नाम लिखूंगा जो कि नल लेबल से रीचेबल है, यानी कि नल के साथ वहां पे मैं पहुंच सकता हूं। तो सबसे पहले 0 से नल के साथ मैं पहुंच सकता हूं 1 पे, तो मैं यहां पे 1 लिख दूंगा। देन 1 से मैं आगे नल के जरिए पहुंच सकता हूं 2 पे, तो मैं 2 लिख दूंगा। 2 से आगे नहीं मैं जा सकता, वो A है, इट इज नॉट नल, तो बस दोबारा 0 से नल 1 पे, 1 से 2 से आगे नहीं जा सकता, तो मैं यहां पे रुक जाऊंगा। देन 0 से 1, लेकिन 1 से मैं आगे 3 पे जा सकता हूं, तो मैं आगे नल के जरिए 4 पे जा सकता हूं, तो मैं 4 स्टेट को इसमें इंक्लूड कर दूंगा। इसके अलावा मेरे पास एक डायरेक्ट ट्रांजिशन है 0 से 7 के लिए, तो मैं 7 को भी इंक्लूड कर दूंगा क्योंकि मैं 7 से भी उसके पास जा सकता हूं, नल से 7 पे जा सकता हूं। तो दिस इज माई फर्स्ट स्टेट ऑफ DFA जो कि इन 4 स्टेट्स पे मुश्तमिल है जो हमारे पास आई हैं उसके नल क्लोजर से, जो उसके नल के जरिए हमने उसको लिया। सो द स्टार्ट स्टेट ऑफ D is the set of n states that can result when n processing the empty string null. This is called the clean closure of the state of S0 of n and consists of those n states that can be reached from S node by following edges labeled with null. तो मैंने ये चीज कैलकुलेट की तो मेरे पास 0 1 2 4 7 आया। 0 से चूंकि नल के जरिए मैं जा सकता हूं तो ये खुद से भी इसमें इंक्लूड होगा क्योंकि स्टार्ट स्टेट जो है वो उसमें अगर मैं यहाँ पे एक नल के जरिए जाना चाहूँ तो मैं ऑटोमेटिकली पहुंच सकता हूँ, इसमें लिखने की जरूरत नहीं। किसी भी स्टेट से उस स्टेट पे नल के जरिए हम जा सकते हैं। सो 0 1 2 4 7 वी कॉल दिस स्टेट D0 एंड एंटर इट इन द ट्रांजिशन टेबल। तो ये हमारा ट्रांजिशन टेबल है। अब हमने NFA स्टेट्स जो पहले निकाली जिसको D0 कहा वो हमने कैलकुलेट कर लिया। इस ट्रांजिशन टेबल में हमारी ये 2 एंट्रियां इस वक्त हो चुकी हैं। ये क्या चीज है? क्लीन क्लोजर ऑफ 0 जो 0 स्टेट है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट वी वांट द A सक्सेसर ऑफ D0 i.e. फॉर एग्जांपल द D स्टेट एक ऐसी स्टेट दैट अकर्स व्हेन वी स्टार्ट एट D0 एंड मूव अलोंग एन एज लेबल्ड A, और एक ऐसे एज तक पहुंच जाएं जिसका लेबल A हो। वी कॉल दिस सक्सेसर D1। इन सेट ऑफ स्टेट्स जो इसके नतीजे में निकलेंगे वो एक स्टेट भी हो सकती है, नंबर ऑफ स्टेट्स भी हो सकती हैं। अगर ज्यादा है तो उसका सेट है, अगर सिंगल है तो तब भी सेट के अंदर एक मेंबर भी हो सकता है, ज्यादा भी। तो उस नए सेट को हम नाम देंगे D1 का। Since D0 consists of the n states corresponding to null, D1 is the n states corresponding to null A is equal to A. We compute the A successor of all the n states in D0 and then form the clean closure.
मीन्स कि हम क्लीन क्लोजर लेंगे। अब जितनी स्टेट्स हमारे पास मूव ऑफ ए के अंदर है उसको नाम दे देंगे D1। सो जो ए से ए तक हमारे पास थी, हमने इसको डी से रिप्रेजेंट किया तो इसको डी कहेंगे। D0 से ए तक जितनी आएंगी वो सब हम इसके अंदर, वो ये स्टेट है D0 जो हमारे पास 0 1 2 4 7 है, बाकी मूव एज इट इज। अब हम देखते हैं कि जीरो स्टेट से इस चीज को हमने नाम दे दिया D1। अब यहां पे जो हम इस स्टेप में जो कैलकुलेशंस होंगी वो D1 उसका नाम है। तो मैं वो तमाम स्टेट्स मेंशन करूंगा इसके अंदर जो कि इन स्टेट से जो इस सेट के अंदर मेंशन है, जिसको हमने D0 नाम दिया, उससे ए की ट्रांजिशन हो रही है, मींस कि उससे ए आगे मूव हो रहा है। अब हम D1 को कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो सबसे पहले जो मेरे पास स्टेट है दैट इज 0। अब मैं 0 के लिए ए की तमाम मूव्स चेक करूंगा। तो मैं इसको थोड़ा सा यहां से स्टार्ट करता हूं ताकि मुझे थोड़ा सा कुशन मिल जाए जगह का इस स्क्रीन के ऊपर। अब 0 से मैं किस किस स्टेट पे जा सकता हूं ए के लिए, वो मैं यहां मेंशन कर दूंगा। 0 से 2 पे जा रहा है, आगे 3 पे, तो मैं नल, चूंकि नल ट्रांजिशन है, इसको इंक्लूड कर सकते हैं बीच में। ये ए है, इससे आगे नहीं मैं जा सकता। सो 0 से 1 2 एंड 3 के जरिए मैं 3 तक पहुंच जाऊंगा। तो मैं यहां पे इन तीनों स्टेट्स को मेंशन कर दूंगा 1 2 एंड 3। देन और मैं ए के जरिए कहां तक जा सकता हूं, मेरे पास है 0 से 7 एंड 8। तो मैं इन दो स्टेट्स को भी मेंशन कर दूंगा इसके अंदर। इसके बाद 0 से कोई ऐसी चीज नहीं है जो मुझे आगे ए को लीड कर सके, बस ये खत्म हो गई है यहां पे। अब मैं नेक्स्ट स्टेट को पकड़ता हूं इस सेट के अंदर, दैट इज 1। अब मैं 1 के लिए ए की ट्रांजिशंस देखता हूं कि कौन कौन से लेबल्स हैं जो 1 के लिए ए को आगे लीड कर रहे हैं। 1 इसके लिए 2A सेम, 2 3 आगे नहीं जा सकता क्योंकि आगे कोई चीज जो है दोबारा ए मेरे पास नहीं है, बस ये 3 तक, यहां तक ए मिल गया। देन 1 से इस तरफ मैं मूव नहीं कर सकता, तो इसमें सिर्फ मेरे पास 2 होंगे। देन 2 के लिए सेम ट्रांजिशन ए के लिए चेक करेंगे। इनपुट अल्फाबेट जो होगा वो मेरे पास ए होगा। 2 से 3 तक मैं जा सकता हूं ए के लिए। देन 4 चेक करेंगे हम। अब 4 के लिए इस सेट के लिए हो गया। अब 4 के लिए चेक करेंगे ए को। 4 के लिए मेरे पास कोई ट्रांजिशन नहीं है जो ए पे जा रही है, तो ये नल सेट होगा। ये सारे सेट्स हैं। अब ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया 4 एंड नाउ द लास्ट इज 7। अब 7 के लिए मैं किस किस को इंक्लूड कर सकता हूं। 7 से मेरे पास सिर्फ एक है जो 8 पे जा रहा है। अब मेरे पास ये 1 2 3 4 एंड 5, अब ये सेट्स मेरे पास आ गए जो कि मैं अपने इस जो D0 थी उससे ए पे मैं इन तमाम सेट्स पे जा सकता हूं, यानी कि इन तमाम। अब अकॉर्डिंग टू आवर एल्गोरिदम, अगर हम इस एल्गोरिदम को देखें तो ये जो नया हमारे पास सेट होगा वो यूनियन होगा किसका, उन तमाम सेट्स का जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किए हैं। तो मैं D1 में जो चीजें इंक्लूड करूंगा वो इन तमाम सेट्स का यूनियन होगा, मींस इसका यूनियन ये सारा। अब मैं इसको स्टार्ट करता हूं और सेट में कोई चीज रिपीट नहीं होती। 1 2 3 7 8। अब मैं सेकंड 2 3 ऑलरेडी मौजूद है, 3 ऑलरेडी मौजूद है, 8 ऑलरेडी मौजूद है, तो ये सेट मेरा कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे 1 2 3 7 8 कि मैं इन सेट्स पे इसके अंदर जा सकता हूं। इसमें एक चीज और है कि मैं इस 4 पे भी मूव कर सकता हूं 0 से
यहां तक, इससे आगे नहीं जा सकता क्योंकि आगे मेरे पास बी है, मुझे इनपुट लेबल चाहिए क्या ए। तो इस 4 को भी हम 0 के अंदर इंक्लूड कर देंगे। इसी तरह 1 के लिए भी 4 इंक्लूडेड होगा एंड बस, और किसी के लिए 4 को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि बाकी 2 से आगे 4 तक नहीं पहुंच सकते नल के जरिए भी, और बाकी हम इंक्लूड नहीं करेंगे। जो ए से पहले वाले नल है उसको हम कर देंगे। तो इसके अंदर एक एक्स्ट्रा सिंबल हमारे पास होगा 4, जिसको मैंने अभी आपको एलेबोरेट किया कि वो क्यों होगा। इस वजह से कि वो नल के जरिए हम वहां तक पहुंच सकते हैं, लेकिन चूंकि हम इस ट्रांजिशन को किसी के लिए कर रहे हैं ए इनपुट अल्फाबेट के लिए, तो ए से पहले जितना नल होगा उसको हम इंक्लूड कर लेंगे, बाद वाले को नहीं करेंगे। तो इसको अगर हम रीअरेंज कर दें 1 2 3 4 7 8, सो दिस इज आवर D1। अब अकॉर्डिंग टू द रूल्स जो हमने DFA के हैं उसके मुताबिक हमारा सेट कंप्लीट है, लेकिन एक एलिमेंट इसमें अभी भी मिसिंग है। वो एलिमेंट कौन सा है, वो स्टेट कौन सी है जो उसमें मिसिंग है। जिस तरह हमने कहा कि ये पहले की प्रेडिक्शन है कि जिस मतलब पहले की जो बात है कि ए से पहले जो नल है वो इज इक्वल टू ए, और ए से जो बाद नल है वो इज इक्वल टू ए। तो चूंकि हम एक ही कर रहे हैं तो ये दोनों नल्स भी हम इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। पहले मैंने कहा था कि जो पहले वाले उसको करेंगे, बाद वाले को नहीं, लेकिन उस बाद वाले को लाजमी करेंगे जो कि ए के फौरन बाद है, यानी कि ए के बाद नल आएगा उसको भी इंक्लूड करेंगे, ए से पहले नल आएगा उसको भी इंक्लूड करेंगे, लेकिन अगर बी आ जाता है नल के बाद तो उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट सेट था 0 का, इसके ए के लिए हम चेक करते हैं ए। अब नल को भी साथ जहन में रखना है। पहले सिंपल हमने ए को माइंड में रखा, फिर हमने ए से पहले वाले नल को माइंड में रखा जो कि जिसके आगे ए हमें नहीं मिलता। अब ए के बाद वाले नल को भी इंक्लूड कर देंगे जिसके बाद हमें ए नहीं मिल रहा, क्योंकि हमने एक ही ए के लिए ट्रांजिशन करनी है। अगर ए हमें को जिसके लिए उसके बाद कोई भी इनपुट सिंबल आ जाएगा तो वहां तक हम रोक जाएंगे। सो 0 से ए के लिए 1 1 2 3 एज यूजुअल, देन 7 एंड 8 एज यूजुअल। अब हम देखते हैं 0 से 1 से 4 तक भी जा सकता है, और 2 3 से फिर नल की ट्रांजिशन हो रही है और आगे 7, तो 6 और 7, लेकिन 7 चूंकि पहले लिखा हुआ इसलिए हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो अब जो चीज है वो सिर्फ ए के लिए नहीं रही, अब वो हो गई है नल ए एंड ए नल एज वेल, कि ए से पहले कोई नल आ रहा है उसके लिए भी, ए से बाद कोई नल आ रहा है उसके लिए भी। लेकिन जिस तरह हमने अभी बात की कि ये सब इक्विवेलेंट हैं ए के, तो हम जो हमारी लेबल है वो ए ही रहेगा DFA के लिए। तो अब इसमें हम एक चीज और ऐड कर देते हैं 6। नाउ आवर D1 इज फाइनल। 1 2 3 4 6 7 8, ये मैंने सिंपल उसको रीअरेंज करके लिखा है, अदरवाइज दिस स्टेप इज फाइनल। तो सबसे पहले हमने क्या किया ये कैलकुलेशन करने के लिए कि एक सिंपल ए को देखा, उसमें हमने नल को इग्नोर कर दिया। 2 हमने 1 2 3 लिखा जो नल थे, लेकिन वो चूंकि एंड ए तक हो रहा था इस वजह से मैंने इसको इंक्लूड कर दिया, तो वो पाथ कंप्लीट हो रहा था। फिर हमने उससे पहले वाले नल इंक्लूड करके कहा कि बस, देन उस तक वो कंप्लीट हो गया। अब हमने बाद वाले भी इंक्लूड कर लिए, तो जितने नल होंगे वो सब इंक्लूडिंग ए। तो ये एक फाइनल सेट जो हमारा बन गया वो ये होगा। सो नेक्स्ट वी वांट द, अब ये सारा प्रोसेस हमने कंप्लीट कर लिया है, तो जो हमारे पास क्लीन क्लोजर ऑफ मूव ऑफ ए आया एंड जिसको हमने D1 नाम रखा, वो ये चीज है 1 2 3 4 6 7 8, और जो हमने कैलकुलेट किए थे दैट इज एग्जैक्टली सेम। नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे, और इस चीज को हमने ट्रांजिशन टेबल में अब एंटर कर दिया कि D1 0 1 से जो स्टेट ए पे मूव हो रही है वो D1 है, और चूंकि ये नई स्टेट थी इसको हमने DFA स्टेट दे दिया, उसको NFA स्टेट का यही नाम दे दिया जो कि एक्चुअली D1 ही है।
अब हम यही प्रोसीजर जो है जो हमने यहाँ परफॉर्म किया वो अब हम सिंपली ए की जगह बी के लिए करेंगे। मींस कि यही सेम काम हम बी के लिए करके देखेंगे और इसमें हम पहली दफा ही सारे नल्स इंक्लूड कर लेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और आपको समझ भी आ जाए। पहले ए के लिए मैंने अलग-अलग करके बताए, बी के लिए मैं सब नल्स जो से पहले और बाद में उनको इकट्ठा ही इंक्लूड कर दूंगा। सो नाउ ट्रांजिशन टेबल जो हमारा बन चुका है वो ये है कि इसमें दो एनएफए की स्टेट्स, दो नई स्टेट्स बन चुकी हैं, D0 D1 और D0 से ए के जरिए हम मूव कर सकते हैं D1 पे। अब हमने जो नेक्स्ट कैलकुलेशन करनी है वो D0 से देखनी है जो मूव्स बी के जरिए होंगी वो कहाँ पे लीड करेंगी। ऑब्वियसली इसका हम नाम D2 देंगे, लेकिन चूंकि अभी हमारे पास D2 सेट नहीं है उसको हम यहाँ फिल करेंगे। ये चीज अभी हमने कैलकुलेट करनी है कि उसके अंदर कौन कौन सी स्टेट्स इन्वॉल्व होंगी एनएफए की, जिसको हम एक नाम देंगे डीएफए की स्टेट का। सो नेक्स्ट वी कंप्यूट द बी सक्सेसर ऑफ डी नॉट स्टेट द सेम वे एंड कॉल इट D2। तो यही चीज सेम हम D2 यहाँ पे इसको करेंगे और उसको इन्हीं स्टेट्स के लिए उसको कॉल करेंगे। अब इसके अंदर मैं वो दोनों चीजें नल स्टार्ट वाला और एंड वाला पहले ही इंक्लूड कर दूंगा। सो इसका नाम D2 रख दिया और इसकी जो फाइनल स्टेट्स होंगी उसको मैं यहाँ पे लिखूंगा। स्टार्ट उसी तरह करेंगे, 0 से B के लिए मेरे पास कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन सी स्टेट्स आती हैं जो मूव होती हैं। सो 0 से 1 सिमिलरली 0 से 0 इटसेल्फ, क्योंकि नल पहले हमने इंक्लूड कर लिया। देन 0 से 1 एंड देन इसको भी हम फिलहाल 0 से नल के जरिए 1 एंड देन 1 के जरिए 2 और आगे नल। तो हमारे पास ए नहीं आएगा इसके अंदर क्योंकि हम बी की तलाश में, तो 2 को हम इंक्लूड कर देंगे लेकिन आगे हम यहां से नहीं जा सकते। देन 1 से 4 एंड 4 से 5, 5 से आगे नल के जरिए 6 और 6 से नल के जरिए 7 तक। आगे ए है तो हम यहां पर रुक जाएंगे। ये 2 ट्रांजिशन कंप्लीट हो गई और 0 से हम 7 चूंकि ऑलरेडी इंक्लूड कर चुके हैं, आगे ए है तो हम ये हमारा 0 की कैलकुलेशन कंप्लीट। देन 1 के लिए फर्स्ट स्टेट के लिए बी की ट्रांजिशन सिमिलर 2, बस यहां तक इस डायरेक्शन में यही। दूसरी जो आउटपुट जा रही है 1 के लिए हम सिंपल 4 जो इस तरफ नल को जा रही है और आगे चूंकि बी हमें अवेलेबल है तो 5 6 तक हम अगेन जा सकते हैं और 7 तक। देन 2 के लिए अगेन 2 से हम आगे कहीं मूव नहीं कर सकते तो 2 का सेट इसमें एम्प्टी होगा बी के लिए। 4 देन नेक्स्ट इनपुट सिंबल इज 4 एंड लास्ट इज 7। 4 से हम बी के जरिए 5 तक, देन नल इंक्लूड कर देंगे साथ ही कि नल से कहां जा रही है और यहां से नल से एक मूव होके 1 पे भी जा रही है तो इसमें 1 भी इंक्लूड होगा और 1 से आगे 2 एंड 3 तो ये 2 और 3 भी इंक्लूड होंगे। 5 क्योंकि ऑलरेडी है सेट में हम उसको रेपिटेशन नहीं करेंगे, लेकिन 5 पे भी ये जा सकता है 4 के जरिए। तो ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। 6 से 7 भी इसमें एक है तो हमने मिस कर दिया, 7 भी, और ये यहाँ पे कंप्लीट। देन 7 से हम कहीं पे भी नहीं जा सकते क्योंकि इससे आगे एम्प्टी है तो ये सेट एम्प्टी होगा। अब इनको हम यहाँ पे लिख लेते हैं D2 के अंदर 1 2 3 है, 1 2 3 4, मैं साथ ही तरतीब भी इसके बना रहा हूँ 5 6 एंड 7। तो ये हमारा एक नया सेट बना है जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 पूरे के पूरे आ गए हैं कि जो बी के जरिए हम मूव कर सकते हैं। 3 इसमें इंक्लूडेड नहीं है, ये 3 मेरा ख्याल है हमने गलती से यहाँ पे लिख लिया। 1 2 3 तक नहीं जा सकते, ये 3 हम टाइप ऑफ मिस्टेक और गलती हुई है। 3 हम नहीं जा सकते, 7 हम जा सकते हैं क्योंकि 7 0 से डायरेक्ट जा रहा है। 7 0 में भी इंक्लूड होगा, 7 1 से 4 5 6 और 7 में भी इंक्लूड होगा। 1 से
3 से नहीं जा सकते, 1 से 2 से आगे नहीं जा सकते, तो 1 में जो होगा 1 से 2 4 5 6 7 4 5 6 7 दिस इज टेक इट इज आल्सो करेक्ट। यहाँ पे बस 7 आना था और 3 नहीं आना था। तो दिस इज आवर फाइनल 1 2 4 5 6 7। तो ये हमारी D2 की आउटपुट है। तो अगर हम इसी ट्रांजिशन की देखें तो हमारे पास एग्जैक्ट यही है जो भी हमने वहां पे ड्राइव की है, विच इज 1 2 4 5 6 एंड 7, और ये हमारी D2 की जो सेट है वो ये है। जिस तरह ये हमारी लूप बन रही है A से D1 से, अगर हम A की ट्रांजिशन चेक करें तो हमारी फिर दोबारा D1 पे आ रही है। वैसे तो प्रोसेस सेम है, लेकिन चूंकि ये लूप बन रही है तो इसलिए इसको हम डेमोन्स्ट्रेट कर लेते हैं। सेम चीज कि मैं D1 से चेक करूंगा। इस सेट को मैं अभी नेम नहीं दे रहा क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता है ये D1 है, इसको मैं अभी एम्प्टी छोड़ रहा हूं। तो यहां पे सेम वही प्रोसीजर 1 के लिए A को मैं इंक्लूड कर रहा हूं, इसमें नल और A और अगेन नल सबको इकट्ठा लिख दूंगा। 1 से 2 3 6 7 1 2 3 6 7 ये कंप्लीट हो गया। 6 से दोबारा 1 पे जा रहा है तो 1 ऑलरेडी है। अब 1 से 4 इसमें एक इंक्लूड कर दे क्योंकि वहां तक भी ये जा सकता है। 1 का कंप्लीट हो गया। नाउ 2 के लिए A, 2 से 3 6 1 2 7 एंड 4। तो इसको मैं तरतीब से अगर लिख दूं 1 2 3 6 7 1 4, ये 2 का सेट बन गया। देन 3 से A पे नल 7 8 यानी कि 6 7 8 एक चीज। देन रेपिटेशन हो रही है 1 वापस जा रहा है उसके ऊपर नल के जरिए 1 2 4। एंड देन 4 के लिए A करेंगे तो 4 से A कहीं नहीं जा रहा, ये एम्प्टी होगा हमारे पास। 6 के लिए A, 6 से हमारे पास A की ट्रांजिशन जो है दैट इज 7 8 नल की जाए इसमें 7 8। देन ये वापस जा रही है 1 2 3 एंड अगेन 6, तो इसको भी हम इंक्लूड कर देंगे 3 6 और देन 4 एज वेल। एंड लास्ट 7 के लिए A, 7 के लिए A कैलकुलेट करेंगे तो सिंपल 8। अब इसको अगर हम कंबाइन करके लिखें तो हमारे पास क्या आएगा 1 2 3 4 है 4 6 7 एंड 8। इसके अलावा इन अल्फाबेट्स के अलावा अगर कोई और इसमें है सपोज 9 10 0 तो वो हम चेक कर लेते हैं किसी में नहीं है। तो ये हमारा फाइनल सेट है जो कि सिमिलर है इसके, विच इज D1। तो इस वजह से हम इसको लूप में लिख देंगे कि ये एग्जैक्टली A1 से अगर A पे जाए तो वापस उसी स्टेट पे आ जाते हैं DFA के अंदर। सिमिलरली देयर आर सम अदर लूप्स एज वेल लाइक, और इसमें कोई लूप नहीं है। तो इसको जब हम DFA के अंदर इस ट्रांजिशन टेबल को अब हम DFA के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो कुछ इस तरह से इसका बनाएंगे। स्टार्ट स्टेट हमेशा D0 होगी, D0 से D1 देन D2 4 तक ये स्टेट्स हैं। D0 से A पे D1 के लिए और B पे D2 पे, देन D1 से A पे D1 पे अगेन मीन्स के लूप, और D1 से B के लिए D3 मीन्स के एक और यहाँ पे हम छोटा सा बना देंगे D3,
बी के जरिए, एंड देन D2 से A के जरिए D1 मीन्स के इसको D1 सॉरी यहाँ पे A के जरिए इस लाइन को जरा डिस्कार्ड कर दीजिए, A के जरिए, और D2 से B के जरिए D2 पे, यानी कि ये अगेन लूप होगी। D3 से D1 पे जाएगा A के जरिए, और D3 से B के जरिए जाएगा D4 पे, एंड D4 से A के जरिए जाएगा D1 पे, और D4 से B के जरिए जाएगा D2 पे। तो ये कुछ DFA बनेगा जो कि अभी क्लियर नहीं है। इसी DFA की जो क्लियर फॉर्म है, जो साफ सुथरी बनी हुई है, उसको हम, ये चीज है जो हमारे पास बन जाएगी। इसमें जो A है दैट इज D0, B इज D1, C इज D2, D इज D3 एंड E इज D4, जो कि फाइनल स्टेट है कि जहां पे आके हमारी कंप्लीट हो रही है। तो अब हम देखते हैं कि यह हमारे ट्रांजिशन टेबल से टैली कर रहा है नहीं। A से D0 से A पे D1 पे, D0 से A के जरिए D1 और D0 से B के जरिए D2, D0 से B के जरिए D2 पे। तो एग्जैक्टली बाकी भी सारी ट्रांजिशंस जो हैं वो सेम है अकॉर्डिंग टू द ट्रांजिशन टेबल। सो आज जो कुछ हमने देखा उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लें। लास्ट थिंग जो हमने स्टडी की वो है कन्वर्जन ऑफ NFA टू DFA। उसमें हमने उसका एल्गोरिथम देखा, उसको प्रैक्टिकली रन करके देखा कि वो किस तरह कन्वर्ट करता है। देन इससे पहले हमने NFA को चेक किया, RE टू ऑटोमेटा को, DFA को सिमुलेट करके देखा कि एग्जैक्टली DFA कैसे बनता है, एंड देन एक्सेप्टेंस ऑफ इनपुट स्ट्रिंग्स को देखा कि इनपुट स्ट्रिंग्स को किस तरह हम पाथ जो हैं वो चेक करते हैं हर एक के ऊपर। किसी में फॉल्स पाथ है तो किसी में ट्रू, यानी कि NFA के अंदर ये पाथ जो है वो अल्टीमेट फाइनल पे हमें लीड कर रहा था, जो सेकंड था वो फाइनल पे हमें लीड नहीं कर रहा था। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू गाइस, हैव फन।